दोस्तों, जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो कंपनी ने अपना क्वार्टर टू का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। इस बार रिजल्ट में कंपनी ने क्या क्या अचीव किया और क्या कमी रह गई उसको समझेंगे। जेपी पावर को बहुत जल्द नया प्रमोटर मिलने वाला है। यहाँ पे कुछ अपडेट है जिसको समझने की कोशिश करेंगे। साथ में यहाँ पे अगर हम रिलायंस पावर की बात करें तो कंपनी ने स्पेशल विंडो खोली है अपने फिजिकल शेयर होल्डर के लिए, जो अपने शेयर डीमैट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वरना उनके शेयर है वो जब्त हो सकते हैं। पूरी अपडेट क्या है उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे संभावना काफ़ी पॉजिटिव बन रही है। कंपनी ने ज़बरदस्त स्कीम लॉन्च की है, लगातार अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए काफ़ी सारे फैसले किए जा रहे हैं। ऐसे में क्या आने वाले समय जियो फाइनेंशियल बेहतर करेगा, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो देख सकते हो कि आज 17.96 पर क्लोजिंग थी, जहां पे 0.28% की तेजी देखने को मिली। यानी अगर आप देखें तो पॉजिटिव क्लोजिंग तो हुई है, लेकिन स्टॉक अभी भी काफ़ी नीचे 27 का हाई बनाया था पिछले दिनों। अब आप देखें इस समय 18 के आसपास है, तो स्टॉक काफ़ी दबाव में है इस समय। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड ने अपने क्वार्टर टू के रिजल्ट को लेकर न्यूज़पेपर के अंदर एडवर्टाइजमेंट दी है। तो ये देख सकते हो कि फाइनेंशियल एक्सप्रेस दिल्ली और दैनिक जागरण, रेवा भोपाल और जनसत्ता दिल्ली हिंदी इन पेपर के अंदर उन्होंने एडवर्टाइजमेंट दी है अपने रिजल्ट को लेकर, जो क्वार्टर टू में उन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर किया उसको लेकर। अब यहाँ पे देखो कि कंपनी ने जो सारे आंकड़े जारी किए वो देख सकते हो कि इस समय लाख रुपीज़ के अंदर है, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को समझे में कन्फ्यूजन भी हो रहा है। तो इस रिजल्ट को हम अच्छे से करोड़ के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात कर ले सेल्स की। इस बार 1438 करोड़ का टोटल सेल्स बताया, जो पिछले क्वार्टर में 1583 करोड़ के आसपास है। इसका मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो कंपनी का सेल्स इस बार गिर गया, थोड़ी सी निराशाजनक बात है। लेकिन अगर हम पिछले साल सेम क्वार्टर की बात करिए 1226 करोड़ के आसपास है। इसका मतलब यह है कि ईयर ऑन बेसिस पे कंपनी का सेल्स बढ़ा है, यानी ये एक तरह से कंपनी के लिए अच्छी बात रही है। सितंबर 2023 में ये 1350 करोड़ के आसपास था, तो उसके हिसाब से भी अभी इस समय बेहतर देखने को मिला। खर्च की बात इस बार 968 करोड़ का खर्च हुआ है, जो पिछले क्वार्टर में 982 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे खर्च घटा है, क्योंकि सामने रेवेन्यू भी घटा है। लेकिन अगर हम पिछले साल सेम क्वार्टर की बात करें तो ये 840 करोड़ के आसपास था, उस हिसाब से खर्च बढ़ा है क्योंकि रेवेन्यू बढ़ा है। 2023 में ये 939 करोड़ के आसपास था। अब बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो इस बार 471 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताया, जो पिछले क्वार्टर में 601 करोड़ के आसपास था। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में काफ़ी बड़ी कमी आई है। लेकिन पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 386 करोड़ के आसपास था, तो उस हिसाब से अच्छी खासी वृद्धि हुई, यानी ईयर ऑन बेसिस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है। और सितंबर 2023 में ये 411 करोड़ के आसपास था। अब अगर हम बात करें अदर इनकम की, तो ये देख सकते हो इस बार 48 करोड़ की अदर इनकम हुई है, जो पिछले क्वार्टर में 26 करोड़ के आसपास थी और पिछले साल सेम क्वार्टर में 79 करोड़ के आसपास थी, जबकि 2023 में -70 करोड़ थी। तो ये क्लियरली आप देख सकते हो कि इस बार जो प्रॉफिट है वो पिछली बार के तुलना में कम हो गया है, यानी पिछले क्वार्टर में 435 करोड़ के आसपास था, इस बार प्रॉफिट आप देखो कि गिर गया है। लेकिन पिछले साल सेम क्वार्टर की बात करें 234 करोड़ के आसपास था, यानी ईयर ऑन बेसिस पे तो प्रॉफिट बढ़ा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट में काफ़ी कमी आई है। वैसे ये देखो कि इसको 2023 से कंपेयर करें तो इस समय प्रॉफिट अच्छा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब बात कर ले नेट प्रॉफिट की, तो इस बार 182 करोड़ का नेट प्रॉफिट बताया, जो पिछले क्वार्टर में 278 करोड़ के आसपास था, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ज़बरदस्त कमी आई है, प्रॉफिट कम हुआ। लेकिन पिछले साल सेम क्वार्टर के मुकाबले भी कम हो गया, क्योंकि पिछले साल सेम क्वार्टर में 183 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट था। इस बार कंपनी ने प्रॉफिट कम दिखा है, यह एक थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर है, जिसकी वजह से स्टॉक की प्राइस भी उतनी बढ़ नहीं पाई। पिछले साल 2023 में ठीक था, लेकिन 69 करोड़ के आसपास ही नेट प्रॉफिट था। ईपीएस इस समय 0.27 रुपीज़ के आसपास आएगा, जो पिछले क्वार्टर में 0.41 रुपीज़ के आसपास था, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में सेम था 0.27 रुपीज़ के आसपास। ओवरऑल अगर आप देखें तो रिजल्ट ठीक ठाक रहा है। और अब जैसे कि शेयर की प्राइस में बहुत ज़्यादा गिरावट है, तो यहाँ से और उम्मीद नहीं है गिरावट की। अब
चलते हैं रिलायंस पावर की तरफ। तो यहाँ पे देखो कि 44.24 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 0.90% यानी लगभग 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। स्टॉक लगातार दबाव में, ये स्टॉक आप देखें जो 76 तक चला गया था, वो स्टॉक इस समय 44 पर आ गया है। काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो गया और उसके पीछे वजह लगातार आने वाली बैड न्यूज। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, रिलायंस फॉरेन एक्सचेंज को जानकारी दी है कि यहाँ पे उन्होंने अपनी स्पेशल विंडो को ओपन किया है उन शेयर होल्डर के लिए जिनके फिजिकल रूप से शेयर है और वो शेयर अभी भी जो है वो डीमैट में ट्रांसफ़र नहीं किए, तो उनके लिए एक मौका है, वो अपने शेयरों को जल्द से जल्द डिजिटल रूप से उनको डीमैट में ट्रांसफ़र करवा रहे हैं। स्पेशल विंडो खुली है देखो कि 6 जनवरी 2026 तक के लिए, जिसमें वो अपने जितने भी शेयर है उनकी जो भी केवाईसी कंप्लीट नहीं उसको केवाईसी को कंप्लीट करके वो शेयर को अपने डीमैट में ट्रांसफ़र करवा दें। तो ये ज़रूरी है कि उनको केवाईसी करनी होगी। अगर केवाईसी नहीं करते तो उनको ये समझ सकते हो कि नुकसान हो जाएगा, उनके शेयर जो है वो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड को चले जाएंगे और उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान हो जाएगा। तो ये उनके लिए अंतिम मौका है अपने शेयरों को सुरक्षित करने का, जिसकी जानकारी एक्सचेंज को दे दी गई है। अब हमारे सामने नया शेयर होल्डिंग पैटर्न आ चुका है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग देखें तो अनचेंज है 24.98% पे, जो पहले जून क्वार्टर में भी थी। एफआई की होल्डिंग लेकिन ज़बरदस्त बढ़ी है, 12.93% की होल्डिंग थी जो बढ़ के 13.09% हो चुकी है। यानी एफआई ने अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया, उन्होंने इस समय रिलायंस पावर पे भरोसा बताया। बात करें डीआई की तो उनकी होल्डिंग भी बढ़ी है, 3.61% की होल्डिंग थी जून क्वार्टर में, जो सितंबर क्वार्टर में 3.75% हो गया है। तो एफआई डीआई दोनों ने जम के खरीदारी की है। तो होल्डिंग किसकी कम हुई, वो है जनरल पब्लिक की। आप देखिए 58.48% की होल्डिंग थी जो घट के 58.18% के आसपास गई। यहीं पे जनरल पब्लिक गलती कर जाते हैं, पैनिक करके सेल कर देते हैं, जबकि इस समय इस मौके का फायदा उठा के एफआईडीआई खरीदारी करे। यही सारा है कि आने वाले समय रिलायंस पावर फिर बेहतर करेगा। कंपनी के फ्यूचर प्लान काफ़ी सारे हैं, कंपनी आने वाले समय अपने बिजनेस को तेज़ी से बढ़ाएंगे। यहाँ पे देखो कि कंपनी को लगातार नए प्रोजेक्ट मिले टेंडर के माध्यम से। इनकी जो सब्सिडीज कंपनी रिलायंस एन्यू सनटेक, उनको एक देख सकते हो कि 930 मेगावाट सोलर पावर प्लांट का प्रोजेक्ट मिला है, जिसमें देख सकते हो कि 1860 मेगावाट का बैटरी एनर्जी स्टोरेज का प्रोजेक्ट भी होगा। इसके अलावा जो इनकी सब्सिडीज कंपनी है रिलायंस एन्यू एनर्जीज, उसको 350 मेगावाट और 700 मेगाहर्ट्ज का एक बैटरी एनर्जी स्टोरेज का प्रोजेक्ट एसबीएन की तरफ से मिला है। यानी लगातार कंपनी को सरकारी टेंडर मिल रहे। ये आने वाले समय एक बहुत बड़ा शुभ संकेत है, जो आने वाले समय रिलायंस पावर के लिए एक बड़े ट्रिगर का इंतजार कर सकता है। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हो कि इन्होंने यहाँ पे भूटान की सरकार के साथ में जॉइंट वेंचर्स बनाए। वहाँ की जो इनकी पावर कंपनी है भूटान की, उसके साथ में 50-50% का जॉइंट वेंचर्स बनाए। इसके माध्यम से 500 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट करेंगे भूटान के अंदर। तो ये देख सकते हो कि ये बहुत ही शानदार बात है। ऐसे में हम रिलायंस पावर पर भरोसा कर सकते हैं। अब चलते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विस की तरफ। तो यहाँ पे 311 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 0.55% यानी लगभग आधा % के आसपास की तेज़ी देखने को मिली। स्टॉक आप देखें तो अभी भी अपनी ऊपर प्राइस यानी जो 394 का हाई बनाया था, इसका ऑल टाइम हाई लिस्टिंग के बाद, वो अभी तक नहीं आया है। उस हिसाब से स्टॉक अभी भी काफ़ी नीचे है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, रिलायंस जियो फाइनेंशियल ने जो एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उनको मॉनिटरिंग एजेंसी क्रिसिल की तरफ से रिपोर्ट मिली। जो मॉनिटरिंग एजेंसी जो भी कंपनी कोई फंड रेज करती है किसी भी माध्यम से, उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि एक एजेंसी उसकी निगरानी करती है कि पैसे का इस्तेमाल कहाँ पे किया है। तो क्रिसिल मॉनिटरिंग एजेंसी ने उसकी रिपोर्ट दे दी है, उनका किस तरह से इन्होंने पैसे का इस्तेमाल किया है, उसकी सारी की सारी जानकारी यहाँ पे शेयर कर दी है। तो ये आप देख सकते हो कि मॉनिटरिंग एजेंसी की तरफ से डिटेल यहाँ पे रिपोर्ट शेयर की गई है, जिसमें इन्होंने किस तरह से पैसे का इस्तेमाल किया उसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है। तो अच्छे से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, सारी डिटेल इन्होंने दी हुई है। तो यहाँ पे देखिए कंपनी ने अपने पैसे का इस्तेमाल किया है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। जैसे निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के उन्होंने देख सकते हो कि 1050 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड में इन्होंने 600 करोड़ का निवेश किया है। कोटक म्यूचुअल फंड में इन्होंने 232 करोड़ का निवेश किया है। एलआईसी म्यूचुअल फंड में 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। एसबीआई म्यूचुअल फंड में इन्होंने 750 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। बंधन बैंक के म्यूचुअल फंड में इन्होंने 300 करोड़ का निवेश किया है। तो इस तरह से इन्होंने अपना सारा पैसा जो है लगाया, उसकी जानकारी दे दी है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जियो फाइनेंस ने ज़बरदस्त फैसला किया। उन्होंने फेस्टिवल से इनका मौके का फ़ायदा उठा के यहाँ पे 24 कैरेट गोल्ड देने की तैयारी की है। ये आप देखिए फेस्टिवल सीजन में आप ले सकते हैं। इसमें आपको 2% एक्स्ट्रा गोल्ड दे रही है कंपनी
अगर आप 18 से लेकर 23 अक्टूबर तक गोल्ड खरीदते हो तो आपको ये 2% एक्स्ट्रा गोल्ड मिलने वाला है। इसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। साथ में आप ये देख सकते हो कि कंपनी 20,000 से ऊपर जो खरीदारी कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल ऑफर रखा है, वो मेगा प्राइज़ दे रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हो कि ड्रॉ के माध्यम से आप प्राइज़ के हकदार होंगे, जिसमें आपको 10 लाख रुपए तक के प्राइज़ मिल सकते हैं, जिसमें आप एक स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी, गोल्ड कॉइन, मिक्सर ग्राइंडर, शॉपिंग वाउचर वगैरह प्राप्त कर सकते हैं। तो एक अच्छा मौका है आपके पास इस समय। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।